हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों की एक क्लास इसके पहले हम ले चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का जो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में किया गया है। पिछली क्लास में हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक की बात कर चुके थे और हमने देखा था कि इनमें किन किन प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई है। संक्षेप में मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों के महत्व को बताते हुए मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य होने को बताया गया है। जबकि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक जिस मूल अधिकार की संविधान में बात की गई है वो है समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार, इस समानता के मूल अधिकार की हम विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा था कि किस किस प्रकार के समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में हमारे संविधान में प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ विभिन्न समयों पर किस किस प्रकार के न्यायालयवाद या न्यायालय निर्णय इस संदर्भ में रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 19 से लेके 35 तक जो मूल अधिकार संविधान में प्रदत्त किए गए हैं उनके बारे में। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत आपको यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होने वाली है। और इस पॉलिटी स्पेशल बैच में जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है उसमें राज्य व्यवस्था या संविधान का जो भी पोर्शन है उसके सभी टॉपिक्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, चाहे आईएएस की एग्जाम हो, उसमें जिस प्रकार के प्रश्नों के पूछने की प्रकृति है उसी हिसाब से इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है और सभी लोगों को ये पूर्णतः निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल मीमांसा क्लासेस पर उपलब्ध होने वाला है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकार के बारे में। तो आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में जो संविधान में मूल अधिकार प्रदान किया गया है उस मूल अधिकार का नाम है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। ये तो बात हुई भाषा की। आर्टिकल 19 की भाषा ये कहती है कि वाक स्वतंत्रता आदि अधिकारों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा और इसे अलग अलग अनुच्छेदों में बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है और इसे विभिन्न सब आर्टिकल्स अर्थात 19A, 19B, 19C इस प्रकार से बताया गया है। आइए देखते हैं आर्टिकल 19A क्या कहता है। आर्टिकल 19A कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आर्टिकल 19B कहता है कि सभी को शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने की, किसी प्रकार का सम्मेलन मतलब इकट्ठा होने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। लेकिन वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ युद्ध को भड़काने वाला नहीं होना चाहिए, निरायुध होना चाहिए, बिना हथियारों के होना चाहिए। इसी संदर्भ में आर्टिकल 19C कहता है कि सभी लोगों को संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात ही आर्टिकल 19C में की गई थी, लेकिन बाद में 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया और कहा गया संगम, संघ और सहकारी समिति का बनाने का मूल अधिकार आर्टिकल 19C के तहत सभी को प्राप्त होगा। 19D कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी लोगों को अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अबाध संचरण का तात्पर्य है कि देश में कोई व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में बिना रोक टोक के जा सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये अलग अलग तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से 19A, B, C और D में कुछ स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और स्वतंत्रताओं का वर्णन भी आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में किया गया है। 19E की यदि हम बात करें तो उसमें भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19F की बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत इसमें प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में
44वें संविधान संशोधन 1918 के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति रखने का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, अपितु विधिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। और इसका वर्णन मूल अधिकारों के अंतर्गत संविधान में न करके अब इसे एक नए अनुच्छेद आर्टिकल 300A में संविधान में जगह दी गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो मूल संविधान में तो उसका वर्णन 19F में दिया गया था, लेकिन बाद में 19F में से इसको हटा दिया गया और वर्तमान में इसका वर्णन आर्टिकल 300A में दिया गया है। इस तो हम कह सकते हैं संपत्ति रखने का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन विधिक या संवैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 300A में संविधान में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 19G, अनुच्छेद 19G में दी गई जो स्वतंत्रता है उसकी। और इस 19G के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आजीविका या व्यापार या कारोबार करने का क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब आर्टिकल 19A से लेके आपने 19G तक दिए गए मूल अधिकारों की बात हमने यहां पर की है, लेकिन आप देखेंगे गौर से तो पाएंगे कि 19A से लेके 19G तक जितने भी प्रकार के मूल अधिकार आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए हैं, उन पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी संविधान में कही गई है। तो आइए देखते हैं किन किन आधारों पर मूल अधिकार 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कि इस पर किन किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि कैसी कंडीशन हो, यदि न्यायालय की अवमानना हो रही हो, यदि देश की सुरक्षा को खतरा हो, यदि विदेशी राज्यों से देश के संबंध में किसी प्रकार का बिगड़ाव आता है, या किसी अपराध को उद्दीपन करने वाली कोई बात होती है, किसी व्यक्ति की मान हानि करने वाली कोई बात होती है, या सदाचार या शिष्टाचार के विरुद्ध कोई बात होती है, भारत की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई बात होती है, तो इस मूल अधिकार पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा स्वयं 19A में ही कहा गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 19B के तहत जो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात की गई है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि वो सम्मेलन क्या हो, देश की लोक व्यवस्था, प्रभुता या अखंडता को प्रभावित करने वाला हो तब। आर्टिकल 19C में संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने की जिस स्वतंत्रता की बात की गई है उस मूल अधिकार पर भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आधार क्या होगा, लोक व्यवस्था, सदाचार या प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध यदि ये संगम या संघ होता है तो उस पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 19D में भारत में के किसी भी हिस्से में संचरण करने की या जाने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उस पर भी दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला आधार, साधारण जनता का हित यदि किसी व्यक्ति के भ्रमण करने से प्रभावित होता है या किसी जनजाति का हित प्रभावित होता है तो इस मूल अधिकार 19D में दिए गए मूल अधिकार पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 19E में भारत में कहीं भी निवास करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उस पर भी साधारण जनता के हित या किसी जनजाति के हित के लिए क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19F में जो संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है वो आपको पता ही है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया है, इसे मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है। आर्टिकल 19G में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो है कारोबार करने की या आजीविका करने की जो स्वतंत्रता है उस पर भी क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसी कारोबार के लिए राज्य क्या कर सकता है, स्वयं के पास में आरक्षित रख सकता है, अर्थात ये कार्य केवल सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष कार्य के लिए विशेष तकनीकी योग्यता भी क्या की जा सकती है, निर्धारित की जा सकती है कि ये तकनीकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, इस प्रकार का कारोबार कर सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। तो आर्टिकल 19 में
कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की इसके बारे में हमने देखा, लेकिन इन स्वतंत्रताओं की व्याख्या न्यायालय ने अपने हिसाब से कुछ वादों में की है। आइए देखते हैं आर्टिकल 19 की जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा किस किस चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो न्यायालय ने अपना जो निर्णय है वो देते हुए कहा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल बोलना सम्मिलित होगा अपितु कुछ और बातें भी इस स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित होंगी। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। किसी भी व्यक्ति के फोन के टैपिंग के विरुद्ध, यानी किसी व्यक्ति का फोन टेप किया जाए उसके विरुद्ध उसको जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी वो भी वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। साथ ही साथ चुप रहने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति का बिल्कुल उल्टा। वाक मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, यदि कोई व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, शांत रहना चाहता है, तो उस प्रकार की स्वतंत्रता भी मूल अधिकारों के अंतर्गत ही मानी जाएगी अनुच्छेद 19 में। तो कहने का तात्पर्य है कोई व्यक्ति अपने फोन टैपिंग की सुरक्षा चाहता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहता है, तो वो भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। और कोई व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता होना भी किसके अंतर्गत आता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाके कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई व्यक्ति बोलना चाहे तो उसे बोलने की स्वतंत्रता, और कोई व्यक्ति ना बोलना चाहे तो उसे ना बोलने की स्वतंत्रता, दोनों ही वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती हैं। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई। साथ ही साथ सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने की स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएगी। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों की सेंसरशिप के विरुद्ध, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रकार का ही एक स्वतंत्रता है, यानी किसी भी समाचार पत्र को किसी भी प्रकार की सामग्री क्या नहीं करी जाएगी, छापने से रोका नहीं जाएगा। यह भी आर्टिकल 19 के तहत दी गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य के विचारों को क्या करने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति का जो अर्थ इस वाद में न्यायालय द्वारा बताया गया वो ये था कि कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर, छापकर या चित्र बना के अपने वक्तव्यों को या अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर सकता है, दिखा सकता है, बता सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि हड़ताल और बंद की जो स्वतंत्रता है उसे किसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 19 में दी गई कुछ स्वतंत्रताओं की हमने बात की। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ, और हम आर्टिकल 20 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता की जो मूल अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 में किया गया है। इससे पहले हमने देखा था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या किया गया था, समानता के मूल अधिकार की बात संविधान में की गई थी, जबकि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल जो 22 है उसमें कौन से मूल अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 20 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20 में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 20 में या अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि से संरक्षण की क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्राप्त है। दोष सिद्धि से संरक्षण का सामान्य से अर्थ यदि हम समझे तो इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, प्रचलित विधि के अतिरिक्त अन्य किसी बात के लिए किसी अपराध का दोषी नहीं समझा जाएगा। भाषा देखें, भाषा में क्या लिखा है, कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं कहलाएगा, अपराधी नहीं कहलाएगा जब तक उसने प्रचलित विधि के अनुसार कोई अपराध न किया हो। यानी किसी व्यक्ति द्वारा जब तक ऐसा कार्य नहीं किया गया हो, ऐसा कार्य नहीं जो उस वक्त के कानून के अनुसार क्या है, अपराध है, तब तक उसे क्या नहीं किया जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा, अपराधी करार नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 20 में दी गई है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी स्वतंत्रता को। जैसे गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में क्या है, शराब क्या है, बैन है, शराब पर क्या है, प्रतिबंध है। तो यहां कानून क्या है गुजरात में कि कोई भी व्यक्ति शराब की बिक्री करता है तो उसके वो क्या होगा, अवैध होगा, गैर कानूनी होगा। लेकिन यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शराब
की जो बिक्री है वो अवैध नहीं है, शराब की बिक्री अवैध नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में शराब बेचता है, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में शराब बेचता है तो राजस्थान का जो कानून है वो क्या कहता है कि शराब बेचना क्या नहीं है, अपराध नहीं है। तो यहां इसको, इस व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, दोष सिद्ध नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि प्रचलित जो कानून है राजस्थान में वो क्या कहता है कि शराब की बिक्री अवैध नहीं है। जबकि गुजरात में इसी प्रकार का कृत्य अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि गुजरात का जो कानून है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता। तो ऐसा कार्य जो प्रचलित विधि के अनुसार क्या है, अपराध नहीं है, तब तक किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता है, किसी दोष का अपराधी नहीं माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति अपराधी माना जाता है किसी दोष का, तो क्या होगा, किसी अपराध का, तो एक अपराध के लिए व्यक्ति को केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने अपराध एक बार किया और उसी अपराध के लिए बार बार या एक से अधिक बार उसे दंडित किया जा सके। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, अर्थात जबरदस्ती किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती गवाही नहीं ली जाएगी। इस प्रकार के क्या है, कुछ प्रावधान आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 20 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि ये जो सारे के सारे प्रावधान होंगे ये क्या नहीं होंगे, विभागीय कार्यवाही और भौतिक साक्ष्यों पर लागू नहीं होंगे। अर्थात जैसा आर्टिकल 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी व्यक्ति से यदि किसी अपराध का वो क्या होता है, किसी अपराध में उस पर यदि कोई शक जाहिर होता है तो वो व्यक्ति उस अपने विरुद्ध भौतिक साक्ष्य देने से मना नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति की वॉइस का नमूना लेना है, आवाज का नमूना लेना है या उसके बाल का नमूना लेना है, तो वो आर्टिकल 20 में दिए गए मूल आरोप के तहत इससे छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भौतिक साक्ष्य देना स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं माना जाएगा, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य होना नहीं माना जाएगा। तो इसी प्रकार जो विभागीय कार्यवाही है, अर्थात यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने विभाग में कोई गलती करता है तो उस गलती के लिए जो सजा निर्धारित होगी उस पर भी ये तीनों चीजें लागू नहीं होंगी। अर्थात एक ही कृत्य के लिए उसे विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत एक से अधिक सजा दी जा सकती है। तो ये बात करी आर्टिकल 20 में दिए गए दोष सिद्धि से संरक्षण के अधिकार की, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जब तक वो अपराध न करे प्रचलित कानून के अनुसार उसे क्या नहीं किया जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। और ये सभी चीजें किस पे लागू नहीं होती, भौतिक साक्ष्य देने पर लागू नहीं होती और विभागीय कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा। अगले स्वतंत्रता के अधिकार की ओर बढ़ते हैं और वो दिया गया है आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 21 कहता है। लेकिन साथ ही साथ क्या कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, इस मूल अधिकार से वंचित किया जा सकता है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है, किसी कानून के तहत क्या किया जा सकता है, इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। अब कानून कौन बनाता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि कानून बनाने का कार्य है संसद और विधायिका का। संसद और विधायिका का क्या है, ये कार्य है। तो संसद, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, कोई ऐसा कानून बना सकती है संसद कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से क्या किया जा सके, वंचित किया जा सके। जैसे कि किसी अपराध के लिए मृत्यु दंड यदि क्या कर दे, संसद कानून बनाकर निर्धारित कर दे, तो इस मृत्यु दंड के माध्यम से क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इस संदर्भ में न्यायालय के समक्ष विभिन्न समयों पर
दो वाद आते हैं, दो केस आते हैं। पहला जो केस था वो 1950 में आता है, गोपालन वाद से ये वाद फेमस है, ये केस फेमस है, प्रसिद्ध है। और इसमें न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ऐसा करना असंवैधानिक नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, विधायिका क्या कर सकती है, कानून बनाकर, अर्थात कार्यपालिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका या विधायिका क्या कर सकती है, कानून बनाकर, विधायिका क्या कर सकती है, कानून बनाकर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्रदान कर सकती है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसको वंचित कर सकती है। लेकिन इस वाद का जो फैसला था, गोपालन वाद 1950 का जो फैसला था, उसको न्यायालय ने पलट दिया और मेनका वाद 1978 में एक और फैसला इस संदर्भ में दिया गया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक फैसला है। इसमें न्यायालय ने क्या कहा, इसमें न्यायालय ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत क्या है, उसको जानने से पहले हम समझ ले कि गोपालन वाद में विधानमंडलीय प्रक्रिया द्वारा विधि बनाकर क्या कर दिया गया था कि किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन मेनका वाद में क्या कहा कि यदि विधायिका कानून बनाकर क्या कर सकती है, विधायिका कोई कानून बनाती है और कानून बनाकर क्या देती है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देती है या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, तब भी ऐसा करना असंवैधानिक होगा यदि ये जो कानून बनाया गया है विधायिका द्वारा, ये कानून ही क्या है, अतार्किक है। यानी अतार्किक कानून बनाकर, अतार्किक कानून का तात्पर्य है जैसे किसी व्यक्ति को छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में मृत्युदंड दे देना, तो कानून बनाकर भी ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्थापित किया गया, जिसमें क्या कहा गया, कानून के साथ साथ कानून की भावना को भी देखा जाएगा। कानून की भावना देखा जाएगा कि कानून कहीं अतार्किक तो नहीं है, कहीं किसी छोटे से अपराध के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधानमंडल ने वंचित करने का कानून तो नहीं बना दिया गया है। तो इस प्रकार की बात मेनका वाद 1978 में कही गई थी। तो इस प्रकार यहां विधायिका और कार्यपालिका दोनों से क्या की गई, मेनका वाद के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका दोनों के द्वारा ही क्या नहीं किया जा सकता, मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की बात कह के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्थापित किया गया, कानून के साथ कानून की भावना देखने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया। यह बात हुई आर्टिकल 21 में दी गई स्वतंत्रता की। अब हम चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ, अनुच्छेद 22 की तरफ। और अनुच्छेद 22 में हम बात करने वाले हैं कि अनुच्छेद 22 पर जाने से पहले प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की ये तो बात की गई संविधान के आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन इस आर्टिकल 21 को या अनुच्छेद 21 को न्यायालय द्वारा अपने फैसले में और अधिक विस्तारित किया गया। और विस्तारित करते हुए क्या कहा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में न केवल व्यक्ति का जीना ही सम्मिलित है, केवल व्यक्ति का जीना ही उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति का अबाध संचरण, भारत से बाहर अबाध संचरण, भारत के अंतर्गत अबाध संचरण की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई थी वो आर्टिकल 19 में की गई थी, लेकिन भारत से बाहर भी कोई व्यक्ति अबाध संचरण कर सकता है, विश्व में कहीं भी व्यक्ति जा सकता है। उसे किसमें शामिल किया गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल किया गया उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर अबाध संचरण की जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो हमें कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है, वो हमें आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त है और न्यायालय की व्याख्या के अनुसार ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। इसी प्रकार स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, अर्थात हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है वो स्वच्छ हो, इसका अधिकार भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, आजीविका प्राप्त करने का अधिकार, शरण प्राप्त करने का अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, अपनी जो प्राइवेट चीजें हैं उनकी प्राइवेसी रखना, निजता रखना, उसका अधिकार, इन सभी को भी न्यायालय द्वारा किसमें सम्मिलित किया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ हथकड़ी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना भी प्रत्येक व्यक्ति का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत दिया गया मूल अधिकार होगा।
सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन को भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त अपनी मर्जी से शादी करने के जो अधिकार है उसको भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थात यदि इन अधिकारों का हनन होता है तो उसे भी मूल अधिकार का हनन माना जाएगा। इस प्रकार की व्याख्या न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में की गई थी। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 21A संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि मूल संविधान में ये अनुच्छेद मूल अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था। मूल अधिकारों में 21 के बाद सीधा 22वें अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A नाम से एक नया अनुच्छेद, एक नया मूल अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया। और वो मूल अधिकार क्या था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है उसे क्या होगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और वो शिक्षा भी किस प्रकार की, मुफ्त निःशुल्क प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके बाद आर्टिकल 22 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 22 में जो मूल अधिकार दिया गया है वो है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के पश्चात निरोध का संरक्षण। अर्थात गिरफ्तार कर लिया व्यक्ति को और उसके बाद उसको जब नजरबंद रखा जाता है तो उसमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होंगी उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 22 में। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहली चीज तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बिना बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसे विधि व्यवसायी अर्थात वकील, विधि व्यवसायी का तात्पर्य वकील से क्या लेनी जाएगी, परामर्श लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा पुलिस के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ए नाम के स्थान से गिरफ्तार किया गया है और जो कोर्ट है वो बी नाम की जगह पर स्थित है, तो इस जगह ए से जगह बी तक जाने में लगे समय को छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंतर्गत, जैसे ए से बी तक जाने में मान लो क्या लगता है 5 घंटे का समय लगता है, तो 5 घंटे आने जाने का समय अलग, उसको छोड़कर 24 घंटे के अंतर्गत यानी 24 + 5 अब 29 घंटे के अंतर्गत इसे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं कि किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी का कारण बताएं गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उससे क्या करा जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, ये 2 कंडीशन में लागू नहीं होंगी। वो 2 कंडीशन कौन सी है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वो हमारे क्या है, शत्रु देश का क्या है, नागरिक है। किसका नागरिक है, शत्रु देश का नागरिक है, तो शत्रु देश के नागरिकों के लिए ये उपबंध लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब निवारक निरोध का तात्पर्य क्या होगा, निवारक निरोध का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध को करने से रोकने के लिए, अपराध करने से रोकने के लिए यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या नहीं होंगे, ये उपबंध लागू नहीं होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अन्य देश के शत्रु या निवारक निरोध के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, या कितनी भी समय के लिए क्या उसको गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो इस संदर्भ में भी संविधान में क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति निवारक निरोध के तहत क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो भी उसे मनमाने तरीके से असीमित समय के लिए क्या नहीं रखा जा सकता, निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। यदि निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 महीने से ज्यादा उसे भी क्या नहीं रखा जा सकता, निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता। मूल संविधान में यह अवधि कितनी थी, 3 महीने, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया, 2 महीने कर दिया गया। तो वर्तमान में 2 महीने से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार है तो भी उसे क्या नहीं रखा जा सकता, 2 महीने से ज्यादा क्या नहीं रखा जा सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता। यदि 2 महीने से ज्यादा क्या करना है, ऐसी कोई परिस्थिति है कि 2 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत जेल में रखना है तो क्या कंडीशन होगी, तो 2 प्रकार की कंडीशन होंगी। पहली
या तो संसद इस विषय में क्या बनाए, कानून बना दे, कानून बनाकर 2 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत क्या कर सकती है, निरुद्ध रखा जा सकता है। या फिर हाईकोर्ट लेवल पर, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के स्तर पर एक कमेटी बने और वो कमेटी ऐसी सिफारिश दे कि ऐसी परिस्थिति है कि इस व्यक्ति को क्या रखा जाएगा, 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा क्या करना है, रखा जाना आवश्यक है जेल के अंदर, तब ही क्या किया जा सकता है, उसको 2 महीने से ज्यादा जेल में रखा जा सकता है। लेकिन 2 महीने से कितने ज्यादा, कितने और समय के लिए ज्यादा रखा जा सकता है, उसका निर्धारण भी संसद क्या करेगी, कानून बनाकर करेगी। अर्थात मनमाने तरीके से निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी असीमित समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, तब भी क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को अधिकतम 2 महीने ही जेल में रखा जाएगा। 2 महीने से ज्यादा रखना है तो या तो हाईकोर्ट लेवल पर एक कमेटी बनेगी, वो ऐसा परिस्थिति बताएगी कि क्यों रखना जरूरी है, या फिर संसद कानून बनाकर ऐसा प्रावधान कर सकती है। और दोनों ही परिस्थिति में 2 महीने से ज्यादा कितने समय के लिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, उसका निर्णय संसद कानून बनाकर करती है। तो ये बात करी हमने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं उसके बारे में। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 4 इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, उन सभी की हमने बात की। अब हम चलते हैं अगले मूल अधिकार की ओर। आर्टिकल 23 और 24 में ये मूल अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 23 और 24 में, और इस मूल अधिकार को कहा गया है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का मूल अधिकार। तो आइए देखते हैं 23 और 24 में किस प्रकार के शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। पहले बात करें आर्टिकल 23 या अनुच्छेद 23 की। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार यानी किसी व्यक्ति का व्यापार करना और किसी व्यक्ति से जबरदस्ती श्रम करवाना अर्थात बलात् श्रम, दोनों को ही क्या किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। तो मानव दुर्व्यापार, बेगार मतलब किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी का भुगतान करें, क्या करना, काम करवाना, या किसी व्यक्ति से जबरदस्ती श्रम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, तीनों के तीनों ही क्या है, प्रतिषेध हैं, प्रतिबंधित हैं। और यदि फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो इनका उल्लंघन क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, इसके लिए दंड दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक छूट दी गई। छूट क्या दी गई कि सार्वजनिक परियोजना यानी लोगों के हित के लिए सरकार द्वारा किसी परियोजना या प्रोजेक्ट को चलाया जाता है तो उसके लिए सरकार किसी सेवा को क्या कर सकती है, अनिवार्य कर सकती है। यानी बिना इच्छा के भी क्या कर सकती है, सरकार लोगों से काम करवा सकती है। लेकिन शर्त क्या है कि ऐसी परियोजना क्या होनी चाहिए, सार्वजनिक हित में होनी चाहिए। और इसमें भी क्या ख्याल रखा जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है सरकार के द्वारा सार्वजनिक हित में, तब भी व्यक्तियों के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 23 में की गई है। तो अनुच्छेद 23 किस शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है आर्टिकल 24 जो कि क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है कि आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन क्या रहेगा, कारखानों में बालकों का या बच्चों का क्या करना, काम करना प्रतिबंधित रहेगा। और भाषा इसके क्या कहती है कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, वो 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी कारखाने में, खान में या किसी संकटग्रस्त उद्योग में काम नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 24 कहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त आर्टिकल 24 में तो ये प्राप्त है ही है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, लेकिन इसको विस्तारित करते हुए संसद ने एक कानून बनाया। कानून का नाम था चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 2016 और इसमें इस परिभाषा को विस्तारित कर दिया गया और कहा गया न केवल संकटग्रस्त उद्योग में 14 वर्ष से कम के बच्चे तो किसी भी उद्योग में काम नहीं करेंगे। तो ये जो अधिकार प्राप्त है ये तो हो गया विधिक अधिकार, ठीक है। लेकिन संविधान के अनुसार क्या क्या गया है
कि 14 वर्ष से कम के बच्चे किसमें काम नहीं करेंगे, कारखाना, खान और संकट में उद्योग में काम नहीं करेंगे। अर्थात यदि 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखाने, खान और संकट में उद्योग में काम करवाया जाता है तो वो तो हो जाएगा उसके मूल अधिकार का उल्लंघन। लेकिन यदि 14 वर्ष से कम के बच्चे को इन तीनों कैटेगरी के अतिरिक्त कहीं और काम करवाया जाता है तो भी हालांकि वो गैर कानूनी होगा क्योंकि संसद ने कानून बना दिया इसके लिए, लेकिन वो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, वो उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये अंतर आपको समझना है कि संविधान में वर्णित मूल अधिकार क्या है और विधिक अधिकार क्या है। विधिक अधिकार जो कि कोई कानून बनाकर क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा, जबकि मूल अधिकार कौन से हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो संकटमय उद्योग में भी काम नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य 14 वर्ष तक के से कम के बच्चे तो क्या करेंगे, किसी भी उद्योग में काम नहीं करेंगे, जबकि 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो अन्य उद्योगों में तो काम कर सकते हैं लेकिन संकटमय उद्योगों में काम नहीं करेंगे। तो यहां विशेष तौर से आपको अंतर याद रखना है कि अंतर क्या है। एक तो काम, बच्चों के काम न करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है वो किसके तहत किया गया है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट के तहत प्रदान किया गया है। उसमें परिभाषा क्या है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी उद्योग में काम नहीं करेंगे और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे संकट में उद्योग को छोड़कर अन्य उद्योगों में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जबकि मूल अधिकार में केवल इतना कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो संकट में उद्योग में काम नहीं करेंगे। तो ये था आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसका नाम है, जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के संबंध में क्या प्राप्त होगी, स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक में। आइए एक एक करके समझते हैं कि आर्टिकल 25 से लेके और आर्टिकल 28 तक में किस किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की, अंतःकरण मतलब मन से सोचने की, अपना धर्म मानने की, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की और अपने धर्म के प्रचार करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। आइए भाषा को देखते हैं। भाषा क्या कहती है आर्टिकल 25 की कि प्रत्येक नागरिक को क्या होगा, अंतःकरण यानी अपने धर्म के बारे में सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन 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 किसके अधीन रहते हुए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर लोक व्यवस्था को खराब कर रहा है तब उसके मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। उसके इस मूल अधिकार का उल्लंघन इसे नहीं माना जाएगा कि यदि कोई सार्वजनिक व्यवस्था को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है कोई धार्मिक आचरण, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा यदि उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार नैतिकता, सदाचार और स्वास्थ्य के साथ भी किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसी स्थिति में क्या होती है, ये स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को प्राप्त होगी। साथ ही साथ सरकार या राज्य, राज्य का तात्पर्य सरकार क्या कर सकता है, धार्मिक आचरण से संबंधित जो आर्थिक, राजनीतिक और लौकिक क्रियाकलाप है, यानी धर्म के आचरण से संबंधित जो क्रियाकलाप हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे लौकिक हो, उन क्रियाकलापों पर क्या कर सकती है सरकार, विभिन्न परिस्थितियों में नियंत्रण कर सकती है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण और सुधार के लिए, यानी समाज कल्याण की किसी बात के लिए या समाज सुधार की किसी बात के लिए सरकार एक और कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है कि हिंदुओं की जो धार्मिक संस्था है उन्हें हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 25 के अंतर्गत धर्म को मानने की स्वतंत्रता तो प्रदान की गई है, लेकिन उस स्वतंत्रता पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं, कुछ आधारों पर उसको क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया है। नियंत्रण किस किस आधार पर, समाज सुधार, समाज कल्याण के आधार पर और साथ ही साथ किसके आधार पर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बात हुई आर्टिकल 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की। आगे चलते हैं, आर्टिकल 26 में किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है उसे देखते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक
संप्रदाय को क्या होगा, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या मैनेजमेंट की क्या होगी, स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इससे पिछली जो धार्मिक स्वतंत्रता थी आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक आचरण की बात की गई थी। आपने देखा हो आर्टिकल 25 में किसी भी व्यक्ति को, तो देखिए किसी भी नागरिक की यहां बात की गई थी, यानी व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ऐसी बात की गई थी। और यहां बात की गई है आर्टिकल जो 26 है उसमें बात की गई है धार्मिक संप्रदाय की, यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को क्या होगा, किस चीज की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, सबसे पहला धार्मिक प्रयोजन हेतु किसी भी संस्था की स्थापना की स्वतंत्रता होगी। यानी कोई भी धार्मिक संप्रदाय किसी भी संस्था का क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है, उस संस्था को चला सकता है, किसके लिए, अपने धार्मिक आचरण के लिए। साथ ही साथ अपने धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उनका प्रबंधन कर सकता है। कौन, कोई भी धार्मिक संप्रदाय। कोई भी धार्मिक संप्रदाय क्या कर सकता है, संपत्ति का अर्जन कर सकता है, उस संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है और ऐसी संपत्ति का प्रशासन कर सकता है जो कि धार्मिक विषयों से संबंधित हो। ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को उपलब्ध होगी, लेकिन किसके तहत, कुछ प्रतिबंध इस पे भी लगेंगे। पहला प्रतिबंध लोक व्यवस्था, दूसरा प्रतिबंध सदाचार, तीसरा प्रतिबंध कौन सा, स्वास्थ्य। इन तीनों के क्या रहेगी, ये अधीन रहेगी। इस प्रकार की स्वतंत्रता इन तीनों के अधीन रहने वाली है। तो इस प्रकार से कुछ धार्मिक स्वतंत्रताओं की क्या की गई है, बात की गई है, किसमें, आर्टिकल 26 में। लेकिन ये जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं ये व्यक्तिगत प्रकार की नहीं है, ये किस प्रकार की हैं, सामूहिक प्रकार की हैं और धार्मिक संप्रदाय को ये प्राप्त होने वाली हैं। किसको प्राप्त होने वाली है, धार्मिक संप्रदाय को ये प्राप्त होने वाली है, किसी व्यक्ति विशेष को ये प्राप्त होने वाली स्वतंत्रताओं का वर्णन यहां नहीं किया गया। जबकि आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या की गई थी, बात की गई थी। आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 27 की, कि अनुच्छेद 27 में किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 स्पष्ट रूप से कहता है, अनुच्छेद 27 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर धर्म, किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार प्रसार या उसकी अभिवृद्धि या उसके पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका तात्पर्य क्या है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म के पोषण के लिए स्वेच्छा से तो क्या दे सकता है, किसी प्रकार का शुल्क या कर दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा कहता है आर्टिकल 27। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं आर्टिकल 28 की, अनुच्छेद 28 की। जो अनुच्छेद 28 भी किसकी बात करता है, यह भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की, कि किसी भी शिक्षा संस्थान में क्या नहीं जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या कोई धार्मिक उपासना की पद्धति नहीं बताई जाएगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में हालांकि प्रदान की गई है, लेकिन जो हमारा देश है वो कैसा है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष प्रकार का क्या है, देश है। और धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते किसी भी धर्म के पोषण के लिए विशेष प्रकार के प्रबंध ये नहीं करता है। और उसी के अंतर्गत क्या क्या गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ये शिक्षा संस्थान कैसे होंगे, जो राज्य सरकार से, राज्य या सरकार से, यानी सरकार से जो पूर्णतः पोषित, यानी सरकार की सहायता से ही चलने वाले, कह सकते हैं सरल भाषा में सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, उन शिक्षण संस्थानों में क्या नहीं जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन राज्य से जो मान्यता प्राप्त है, दो प्रकार के इंस्टीट्यूट की यहां बात की गई है, दो प्रकार के शिक्षण संस्थानों की बात की गई है। पहले प्रकार के शिक्षण संस्थान कौन से हैं, जो क्या है, राज्य निधि से क्या है, पोषित है, राज्य निधि से पोषित। और दूसरा, राज्य से केवल मान्यता प्राप्त है, वो स्वयं अपना खर्चा पे चलते हैं, राज्य से मान्यता प्राप्त है, राज्य से मान्यता प्राप्त है, या आंशिक सहायता है, पूरी सहायता सरकार नहीं देती, आंशिक सहायता उन्हें सरकार देती है। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन शर्त क्या है, या तो व्यक्ति जो लेने वाला है शिक्षा उसकी मर्जी से, या यदि व्यक्ति माइनर है, नाबालिग है, तो उसके संरक्षक या माता पिता की सहमति पर ही क्या दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो दो चीजें हमने देखी
कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में तो किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त, या हम कह सकते हैं ऐसी संस्थाएं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन उस पर भी क्या प्रतिबंध है, व्यक्ति की मर्जी से होगी वो, और साथ ही साथ यदि कोई नाबालिग व्यक्ति है तो उसके संरक्षक की मर्जी से इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन किसी ट्रस्ट या न्यास के तहत कोई शिक्षण संस्था स्थापित है तो उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, अर्थात न्यास के तहत स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप देखेंगे मदरसा जो बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो स्थापित हैं कौन से मदरसा, इन मदरसों में क्या दी जा सकती है, धार्मिक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये न्यास के तहत स्थापित है, और कहा गया है कि न्यास के तहत स्थापित सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी क्या दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो तीन प्रकार की कैटेगरी यहां बनती हुई दिखाई देती है। पहली कैटेगरी, सरकारी शिक्षण संस्थाएं, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी, ऐसी सरकारी शिक्षण संस्थाएं जो न्यास के तहत स्थापित की गई हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरी शिक्षण संस्थान कौन से, जिनको राज्य से क्या है, सहायता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है, उनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन कब? जब धार्मिक शिक्षा लेने वाले व्यक्ति की मर्जी हो तब। तो ये बात करी हमने आर्टिकल 25 से 28 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 की। तो आर्टिकल 29 और जो 30 है उसमें क्या की गई है, भाषा और लिपि की, भाषा व लिपि की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आइए देखते हैं, भाषा व लिपि बनाए रखने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल और 29 और 30 में किस प्रकार प्रदान किया गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 29 की। तो आर्टिकल 29 किसके बारे में बात करता है, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अंतर देखना आपको। आर्टिकल 29 तो किसकी बात करता है, ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग जो क्या है उनकी जो भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, सभी जो भारत के नागरिक हैं उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा कौन कहता है, आर्टिकल 29 कहता है। लेकिन राज्य द्वारा जो पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं उनमें क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दो बातें कहता है आर्टिकल 29। पहली बात क्या कहता है कि सभी जो नागरिक हैं उन्हें अपने धर्म, उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही साथ किसी भी नागरिक से क्या नहीं किया जाएगा, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। कहां पर, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा पोषित हैं या राज्य से क्या है, सहायता प्राप्त हैं। अगला अनुच्छेद की हम बात करें, आर्टिकल 30 भी क्या करता है, भाषा, लिपि और संस्कृति की बात करता है। लेकिन भाषा, लिपि, संस्कृति किसके बारे में, धार्मिक भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं, यानी भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में क्या करता है, अनुच्छेद 30 बात करता है और कहता है कि इन धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का क्या होगा, अधिकार होगा। साथ ही साथ इन संस्थानों को अपने प्रशासन का अधिकार भी क्या होगा, प्राप्त होगा। और यदि इन संस्थानों की संपत्ति सरकार के द्वारा ली जाती है तो इन संस्थानों की संपत्ति जब अर्जित की जाएगी सरकार द्वारा तो उसके बदले क्या दिया जाएगा, सरकार द्वारा इन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा। और यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, इस व्यवस्था को लागू किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। साथ ही साथ इस अनुच्छेद में एक बात और कही गई कि शिक्षण संस्थानों को जब सरकार सहायता प्रदान करेगी तो सहायता प्रदान करने में जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के क्या होंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, इनसे किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, यानी इनको भी अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह ही सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए क्या कही गई, किसी प्रकार का विभेद ना करने की बात कही गई। साथ ही साथ इनकी संपत्ति के अर्जन को करते समय मुआवजा देने की बात कहते हुए क्या किया गया, इन अल्पसंख्यक वर्गों के इन अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकार की बात आर्टिकल 30 में की गई। अब चलते हैं आर्टिकल 31 की ओर। जो आर्टिकल 31 जो कि
हमारे मूल संविधान में संविधान का एक भाग था और मूल अधिकारों के अंतर्गत इसमें संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है, अब इसे मूल अधिकारों की कैटेगरी से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मूल अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया गया है और वर्तमान में इसे मूल अधिकारों में से हटाकर कहां डाल दिया गया है, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया है, आर्टिकल 300A में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। और क्या कहा गया है कि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है अपितु एक विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। ये बात करी आर्टिकल 31 की, जो कि निश्चित कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आर्टिकल 31 के पश्चात संविधान में 3 आर्टिकल 31A, 31B और 31C को विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि आर्टिकल जो 13 है, संविधान का अनुच्छेद 13 है, वो क्या कहता है, मूल अधिकारों से असंगत विधि क्या होगी, मूल अधिकारों से असंगत विधि, मूल अधिकारों से असंगत कानून या क्या होगा, विधि क्या होगी, शून्य होगा। यानी ऐसा कोई भी कानून सरकार या पार्लियामेंट बना देती है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 13। तो कुछ कानून संसद द्वारा बनाए जाने थे जिनके माध्यम से क्या करा जा रहा था, सार्वजनिक हित में सरकार को क्या करना था, कार्य करना था। तो वो मूल अधिकारों के आधार पर शून्य घोषित न हो जाएं, इसके लिए विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से सरकार द्वारा संविधान में आर्टिकल 31A, 31B और 31C जोड़े गए। आइए देखते हैं क्या क्या है 31A, 31B और 31C। आर्टिकल 31A क्या कहता है कि कुछ जो कानून है उनको मूल अधिकारों से छूट प्राप्त होगी। किससे छूट, कौन से? सबसे पहले अनुच्छेद 31A को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया और 17वें संविधान संशोधन 1964 के द्वारा इसमें क्या किए गए, कुछ और बातें ऐड की गई। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A कहता है कि यदि संसद या किसी राज्य का विधानमंडल क्या बनाता है, कोई कानून बनाता है, क्या बनाता है, कोई कानून बनाता है या विधि बनाता है, और वो कानून किससे संबंधित हो, वो कानून क्या हो, राज्य सरकार, राज्य या सरकार द्वारा किसी संपदा, किसी प्रॉपर्टी को अर्जित किया जा रहा हो। दूसरा, लोक हित या सार्वजनिक हित में किसी संपत्ति का सरकार द्वारा प्रबंधन किया जा रहा हो, या निगमों का क्या किया जा रहा हो, कॉरपोरेट कोई कंपनियां हैं उनका सम्मिश्रण सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, उनको क्या किया जा रहा हो, क्लब किया जा रहा हो। साथ ही साथ निगम शेयर धारक निदेशकों के अधिकार का क्या किया जा रहा हो, पुनर्निर्धारण किया जा रहा हो या उनकी समाप्ति की जा रही हो। साथ ही साथ किसी खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है या समाप्ति की जा रही है। इस संबंध में कोई भी कानून बनता है और वो कानून क्या होता है, मूल अधिकारों से असंगत होता है, तो आर्टिकल 13 क्या कहेगा, आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों से असंगत होने पर वो कानून शून्य हो जाएगा। लेकिन यहां सरकार ने व्यवस्था की कि इन 5 विषयों से संबंधित कोई कानून यदि क्या करती है, कोई भी विधानमंडल बनाता है या संसद बनाती है और वो कानून इन 5 विषयों से संबंधित होगा तो वो मूल अधिकारों से असंगत होते हुए भी शून्य नहीं होगा। ऐसा किसमें कहा गया, आर्टिकल 31A में कहा गया। और ये आर्टिकल 31A संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 17वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ और परिवर्तन किए गए। कुछ और परिवर्तन किए गए वो क्या थे कि यदि इन 5 विषयों से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है और उस कानून के द्वारा कोई जोत क्षेत्र यानी किसान की जोत क्षेत्र बोने वाली जगह पर या निर्मित कोई भवन है, उस संपत्ति का क्या किया जा रहा है, अर्जन किया जा रहा है, उस संपत्ति को सरकार द्वारा कोई कानून बनाकर लिया जा रहा है, तब क्या होगा, संबंधित व्यक्ति को बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस प्रकार का प्रावधान 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31A में किया गया। साथ ही साथ एक और
संशोधन यहां किया गया, और वो संशोधन क्या था? यदि इन 5 विषय के संबंध में विधानमंडल यानी किसी राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो इसको छूट किस दशा में प्राप्त होगी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए भी यह कानून शून्य नहीं होगा? यह केवल तब होगा जब विधानमंडल इस कानून के लिए क्या कर दे? राष्ट्रपति से क्या करे? परमिशन ले ले। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही इस कानून को क्या होगा? मूल अधिकारों से असंगति होने पर भी शून्य न होने की छूट प्राप्त होगी। तो आर्टिकल 31A में कुछ बातें बताई गई, उनसे संबंधित यदि कोई कानून है तो वो उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, यानी मूल अधिकारों से असंगत होते हुए भी वे शून्य नहीं होंगी, इस प्रकार की बात कही गई। उसके बाद जोड़ा गया संविधान में 31B, और 31B जो जोड़ा गया वो भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या कर दिया गया? हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। और इसमें भी किस प्रकार की बात की गई कि ऐसे कानून, कुछ ऐसे कानून जो क्या करते हैं? मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो भी शून्य नहीं होंगे यदि उन्हें क्या डाल दिया जाए? 9वीं अनुसूची में। यानी आर्टिकल 31B जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, वो क्या कहता है कि ऐसे कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे वो क्या नहीं होंगे? वो मूल अधिकारों से असंगत होते हुए भी शून्य नहीं होंगे, अर्थात उन पर भी आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत कानून क्या होंगे? शून्य होंगे। लेकिन यदि कानून 9वीं अनुसूची का है तो वो शून्य नहीं होगा। यह किसके द्वारा कह दिया गया? आर्टिकल 31B के द्वारा कहा गया, जो कि कौन से संविधान संशोधन? पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। इस संदर्भ में एक वाद, एक केस न्यायालय में आता है, कियोहलोवाद नाम से ये केस होता है, और इसमें यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में 1973 के बाद जो भी कानून डाले गए हैं उन कानूनों की न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अब न्यायिक समीक्षा क्या होती है इसको अलग क्लास में हम समझने वाले हैं। इतना समझ ले कि न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कि कोर्ट द्वारा किसी कानून की व्याख्या करना या उसकी जो वैधता है उसका परीक्षण करना क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तो इस वाद में यह कहा गया कि 1973 से पहले के जो कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 1973 के बाद यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 31C, और आर्टिकल 31C को 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या किया गया? मूल अधिकारों में शामिल किया गया। और ये 31C क्या कहता है कि नीति निदेशक तत्व 39B और 39C, 39B और 39C क्या है? नीति निदेशक तत्व हैं। और ये दोनों ही नीति निदेशक तत्व क्या कहते हैं कि संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास में केंद्रित नहीं होंगे। संसाधन के, तो कह सकते हैं हम संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के पास में संसाधन केंद्रित न हो जाएं, इसके लिए यानी 39B और C को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो कहने का तात्पर्य क्या है? संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए या संसाधनों के विकेंद्रीकरण को, एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों के पास में संसाधन होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास में देश के संसाधन एकत्रित न हो जाए, इसको रोकने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून यदि मूल अधिकार 14 और 19 से असंगत है तो भी क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। जहां आपने देखा था कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य होगा, लेकिन यहां आर्टिकल 31C क्या कहता है कि 14 और 19 जो मूल अधिकार हैं उनसे असंगत होते हुए भी क्या होगा? कुछ कानून शून्य नहीं होंगे। और वो कानून कौन से होंगे? वो कानून वो होंगे जो DPSP या नीति निदेशक तत्व 39B और C को लागू करने के लिए बनाए गए हों, अर्थात संसाधनों के विकेंद्रीकरण करने के लिए बनाए हों, संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए बनाए गए हों, वो क्या होंगे? मूल अधिकारों से असंगत होते हुए भी शून्य नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कानून यदि विधानमंडल ने बनाया है तो ये कब लागू होगा? जब इस कानून को राष्ट्रपति की क्या मिल जाए? मंजूरी मिल जाए, अनुमति मिल जाए, तब ही ये लागू होगा। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने आर्टिकल
19 से लेके आर्टिकल 31 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और मूल अधिकारों के साथ में। आर्टिकल 31 से आगे के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।